ये आपका आज का संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और फिर इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। तो इसे भी अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। आंकड़ों के अभाव में असंतुलित विमर्श। कई मुद्दे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होते हैं, लेकिन प्रामाणिक आंकड़े ना होने से उन पर सार्थक बहस नहीं हो पाती है। देखिए, चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा के चुनाव है, 18वीं लोकसभा के लिए। आप लोगों को लोकसभा चुनाव के बारे में बताना है और चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आप लोग लिखिएगा। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, और सुबह की क्लास में हम लोग डेली बात करते ही हैं। न्यायपालिका की गरिमा पर आघात, ये आर्टिकल आप लोगों के लिए जरूरी है। तो हाल ही में उच्च न्यायालय की ओर से, कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से 25,000 शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति पद रद्द करने के फैसले से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्होंने ऐसे बयान दिए कि फैसला पक्षपाती है और कोर्ट बिक गया। उनके इन बयानों को अदालत की अवमानना करार देखकर वकीलों ने हाईकोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पता नहीं कोर्ट वकीलों की शिकायत का संज्ञान लेता है या नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी ने अदालत के किसी फैसले से असहमत होकर ऐसा कुछ कहा हो और उसने किसी के इशारे पर या फिर दबाव में फैसला दिया। ऐसा आरोप अनुच्छेद 370 अयोध्या मामले में भी लगाए जा चुके हैं और शायद न्यायपालिका को निशाना बनाए जाने के इसी सिलसिले को देखते हुए बीते दिनों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के 21 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने सोचे समझे दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक रूप से अपमान के जरिए न्यायपालिका को कमजोर करने की कुछ गुटों के बढ़ते प्रयासों पर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। कुछ समय पहले भी 600 अधिवक्ताओं ने भी इसी विषय पर मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और प्रश्न यह है कि क्या सही मायने में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात हो रहा है। एक सफल और जीवंत लोकतंत्र में फैसलों से असहमति और संस्थाओं की कार्यप्रणाली आलोचना उसकी सुदृढ़ बढ़ाती है, लेकिन आलोचना सकारात्मक और पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। यह राजनीतिक उद्देश्यों से भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई अन्य विशेष रूप से नेता या फिर अधिवक्ता न्यायिक निर्णयों की आलोचना करते हैं तो उसका आधार कानून में अंतर्निहित तथ्य होना चाहिए, न कि उसके राजनीतिक विचार। न्यायपालिका के निर्णय वस्तुनिष्ठ और विधि पर आधारित होते हैं और आप देखेंगे ऐसी स्थिति में न्यायपालिका पर दबाव बनाना सरल नहीं होता है। और इसके साथ ही जो विषय आम जनता के बीच चर्चा में होता है उसमें आप देखिए सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से न्यायिक निर्णय प्रभावित नहीं होता है और न्यायपालिका के किसी फैसले से असहमति हो सकती है और उसकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी साख पर सवाल उठाए जाए या फिर उसे बदनाम किया जाए। यह दुखद है कि कई बार जाने माने अधिवक्ताओं द्वारा भी अदालत के फैसलों पर असहमति जताते समय राजनीतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह खराब चलन बढ़ रहा है और इसमें नेता भी शामिल हो रहे हैं। अदालत के फैसलों की आलोचना लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन वह सकारात्मक और भाषाई दृष्टि से विधि सम्मत होना चाहिए। और आलोचकों और विशेषकर नेताओं एवं अधिवक्ताओं को यह समझना होगा कि आलोचना को राजनीतिक स्वर देने से न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित होती है। उन्हें यह समझना होगा कि अदालत का हर फैसला उनके मन मुताबिक नहीं हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए शक्तियों के पृथक्करण की सिद्धांत को आधार बनाया। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच ऐसे पृथकीकरण का स्पष्ट उल्लेख है, जबकि विधायिका न्यायपालिका के बीच ऐसा पृथकीकरण अनुच्छेद 121 और 122 में अंतर्निहित है और जिनमें क्रमशः यह कहा गया कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर सामान्य परिस्थितियों में चर्चा नहीं की जाएगी और संसदीय कार्यवाही में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि स्वतंत्र न्यायपालिका के निरंकुश हो जाने की आशंका भी होती है और जिसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में ही रखी हैं ताकि न्यायपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण बना रहे। और इस संबंध से उच्चतम न्यायालय ने एल चंद कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में स्वयं यह कहा था कि न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विचलन के कारण भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। अक्सर यह देखा गया है कि न्यायपालिका सरकार की नीतियों के संवैधानिक न होने पर उन्हें निरस्त करने से पीछे नहीं हटती। इसका हाल का सबसे बड़ा उदाहरण चुनावी बॉन्ड पर दिया गया निर्णय है और इस प्रकार हाल में एमके रणजीत सिंह बनाम भारत संघ 2024 मामले में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध
अधिकार को एक मूल अधिकार बनाकर उसे अनुच्छेद 14 और 21 क्रमशः समानता और जीवन का अधिकार से जोड़कर राज्य को पर्यावरण के प्रति अधिक जवाबदेही बनाने के लिए निर्देश दिया गया। न्यायपालिका का उद्देश्य राज्य नागरिक संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखना है और संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करने के कारण न्यायपालिका को किसी भी बाह्य दबाव से उन्मुक्त है। यह संभव नहीं है कि कोई न्यायाधीश या खंडपीठ व्यक्तिगत विचार के आधार पर निर्णय दे, क्योंकि इससे विधि के शासन और संविधान की सर्वोच्चता दोनों ही सिद्धांत बाधित होते हैं। जहां राज्य के अधिकारों और प्राधिकार के संरक्षण की आवश्यकता है, वहीं नागरिकों के अधिकारों को सीमित करने में न्यायपालिका पीछे नहीं हटती है। और आप देखें, किसी भी निर्णय की आलोचना करने के पहले उस मामले के तथ्य और संबंधित विधियों पर विचार किया जाना चाहिए। यह तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव, या ठीक नहीं है कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए कि न्यायाधीश सत्तारूढ़ दल के दबाव में है। आलोचना का अर्थ यह नहीं है कि हम मर्यादा की सीमा लांघ दें और स्वतंत्र संस्थाओं की गरिमा पर आघात करें। लेखक सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च एंड गवर्नेंस के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है CB श्रीवास्तव। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। यहां अच्छा कॉलम दिया जाता है, गुरु कृपा और साधना, जो कि गुरु प्रत्यक्ष है और इसके लिए साधक उन्हें मनुष्य मानकर, उनके वचनों को वाक्य मानकर और उनकी कृपा को स्वभाव मानकर पर्याय अयोग्य भी कर देता है। जबकि सबसे कठिन साधना और सबसे सरल साधन यही है कि जो प्रत्यक्ष उपलब्ध है उसी में अप्रत्यक्ष निर्गुण तत्व को सिरोधार किया जाए और इससे ज्ञान और भक्ति की एकरूपता अनायास ही सिद्ध हो जाती है। गुरु का स्मरण करके एकाग्र हुआ जा सकता है। वाणी की साधना गुरु की स्तुति करनी चाहिए। अच्छा कॉलम दिया जाता है। पढ़ना हुआ करे तो पढ़ लिया करिएगा। और इसकी PDF आपका जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। सूरत के बाद कांग्रेस का इंदौर में भी विकेट गिर गया चुनाव लड़ने के पहले ही। कांग्रेस का जो उम्मीदवार था ना लोकसभा का इंदौर से, उसने अपना उम्मीदवारी वापसी लेके और बीजेपी में शामिल हो गया। श्रद्धालुओं की सुविधा। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा आरंभ होने जा रही है। इन दोनों सरकार इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। पिछले वर्ष 56 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम पहुंचे थे और इस वर्ष के जिस तेजी से यात्री पंजीकरण करा रहे हैं, उससे इस रिकॉर्ड के इस बार टूट जाने की पूरी संभावना है। इन धामों के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण करा चुके हैं। चारों धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी तरह की कठिनाई ना हो और उन्हें अधिक समय तक कतार में नहीं लगना पड़े, इसके लिए सरकार इस बार टोकन व्यवस्था अमल में लाने जा रही है। यदि यह व्यवस्था पूरी तरह धरातल पर उतरती है तो किसी भी श्रद्धालु को 1 घंटे से अधिक समय कतार में नहीं लगना पड़ेगा। यह भी इसे अमल में लाने की चुनौती तंत्र के सामने रहेगी। यदि नहीं, यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक संचालित किया जाएगा। और नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर 4 धाम यात्रा आने वाले श्रद्धालु अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। और महत्वपूर्ण यह भी है कि SDRF यात्रा की अवधि में आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेगी, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने का कार्य करेगी। केदारनाथ धाम के लिए ही 5 स्थानों पर SDRF ने 5 पड़ाव चिन्ह किए हैं और प्रत्येक पड़ाव पर आप देखिए 2 से 3 दल तैनात रहेंगे और जिनका कार्य एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक 24 घंटों नजर रखना होगा। निश्चित रूप से यात्रा को सुगम, सुरक्षित और निरापद बनाने के लिए एक प्रयास आवश्यक है। देखिए, विश्व में भुखमरी का बढ़ता संकट। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ने एक बार फिर भूख की वैश्विक भयावहता को उजागर कर दिया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन है, संस्थान है, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से दुष्प्रभावित हुए हैं, जबकि 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सामग्री की भारी कमी से जूझना पड़ा। भूख की विभीषिका एक गहरा मानवीय संकट है जो लाखों लोगों के जीवन को दुष्प्रभावित करता है और उनकी गरिमा और स्वास्थ्य को छीन लेता है। इससे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में बाधा पहुंच रही है। वैश्विक खाद्य संकट के मूल कारणों में संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और असमानता आदि है।
सशक्त संघर्ष कृषि गतिविधियों को बाधित करते हैं और समुदाय को विस्थापित करते हैं और खाद्य सहायता तक मानवीय पहुंच में बाधा डालते हैं, और जिससे संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा बढ़ जाती है। और आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन अपने अनियमित मौसम पैटर्न और चरम घटनाओं के साथ खाद्य उत्पादन के लिए खतरा पैदा करता है, और जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आर्थिक अस्थिरता और असमानता ने समस्या को बढ़ा दिया है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदाय पौष्टिक भोजन एवं आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोविड महामारी ने लाखों लोगों को गरीबी में धकेल दिया है, और इससे जिससे दुनिया में खाद्य सुरक्षा बढ़ गई है। वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए जरूरतमंद लोगों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए मानवीय सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए। और इसमें आप देखिए खाद्य वितरण कार्यक्रम, पोषण संबंधी सहायता, स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच शामिल है। सामाजिक संगठनों को संघर्ष प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में कमजोर आबादी तक पहुंचने के लिए संसाधन जुटाने होंगे। साथ ही खाद्य असुरक्षा के मूल कारणों को दूर करने के लिए लचीलापन बनाने और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इसमें कृषि विकास में निवेश करना, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुदृढ़ीकरण पर जोर देना शामिल है। और इसके अलावा आप देखिए वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के प्रयासों को समावेशिता और स्थिरता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और आप देखिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने व संसाधन एवं अवसरों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। छोटे किसान, ग्रामीण समुदायों एवं खाद्य असुरक्षित आबादी की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सरकार और मानवीय प्रयासों के साथ हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां कोई भी भूखा नहीं रहे और बस सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। यहाँ भी कुछ टिप्पणियां रहती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इस सब्सिडी के वितरण से जुड़ी विसंगतियां, अभी इस समय आप देख रहे हैं ना, सब्सिडी का भी चर्चा में भी बना हुआ है। तो आम नागरिकों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है, और निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा कुछ अधिक ही प्रयास किए जाते हैं। परंतु सरकारी नीतियों की जटिलताओं के कारण कई बार इच्छित एवं जरूरतमंद लाभार्थी इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। और रियायती बिजली और पानी की कहानी पर विचार करें तो मूल रूप से इसे दिए जाने का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद उपलब्ध कराना था, परंतु अनजाने में यह समृद्ध लोगों के लिए कहीं अधिक लाभकारी साबित हो रही है। और इस प्रकार से कृषि ऋण माफी की गाथा विशेष रूप से संपन्न किसानों के लिए एक वरदान के रूप में सामने आती है, जबकि हाशिए पर रहने वाले लोग आज भी ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। यह एक विरोधाभासी वास्तविकता है। वस्तुतः वंचितों के उत्थान के लिए बनाई गई सब्सिडी अनजाने में अभिजात वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। और कार्यक्रमों की विफलता तो देखा जाए तो गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कई सरकारी कार्यक्रम अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रहे हैं। गरीबों के लिए निर्धारित सब्सिडी अक्सर अमीरों के लिए अप्रत्याशित लाभ का काम करती है। लिहाजा दिखावटी रूप से परोपकारी नीतियां अप्रत्याशित परिणामों में बदल सकती हैं। ऐसे में वर्तमान में जारी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के वितरण पैरों में आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है, जो केवल आर्थिक मदद देने से लेकर सामाजिक उन्नति के लिए व्यापक अवसरों को बढ़ावा देने तक केंद्रित हो। इसी क्रम में वृद्धावस्था पेंशन योजना को देखा जा सकता है, जिसके तहत लाभार्थियों के दायरे में एक बड़ा ऐसा संपन्न वर्ग भी शामिल है जिसे वह सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में आप देखिए गैर योग्यता वाली सब्सिडी और क्षणिक मुफ्त सुविधाओं पर संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय सरकारों को प्रगति की आधारशिला को मजबूत करने के लिए अपने राजकोष का उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में संसाधनों को लगाने के लिए इससे प्रेरणा मिलती है। और इससे नागरिक सुविधाओं के लिए विविध प्रकार की संपदाओं का निर्माण संभव होता है। संपदा के निर्माण से अर्थव्यवस्था को तेजी मिलती है, जिसके फलस्वरूप विकास की गति तीव्र होती है। ऐसा होने से आजीविका को मजबूती मिलती है और स्वाभाविक रूप से नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश व्यापक परिवर्तन के लिए एक घटक के रूप में काम करते हैं। इससे हमारी अनेक प्रकार की छिपी हुई संपदाएं सामने आती हैं, या फिर यह कहा जा सकता है कि अनेक छिपी संपदाओं को अनलॉक करने में हम सक्षम हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप टिकाऊ और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यवसाय अनुरूप वातावरण, तो हम सभी यह जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय को पनपने और विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण यानी कि माहौल की आवश्यकता होती है। इस कार्य में सरकार की बड़ी भूमिका होती है।
सरकारें व्यवसाय के लिए सहायक माहौल तैयार करके एवं समुचित निवेश करके व समावेशिता को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती हैं। इसका मतलब नियमों को सुव्यवस्थित करना, लाल फीताशाही को कम करना और स्पष्ट एवं पूर्वानुमानित नियम स्थापित करना है। ये उपाय विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों एमएसबी के लिए फायदेमंद है, जो कई अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा है। वे उद्यमियों को नवाचार करने, निवेश करने और नौकरियां पैदा करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसके अलावा सरकारें व्यक्तियों को आज के गतिशील नौकरी बाजार में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से सज्जित करने की आप देखते हैं करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश कर सकती है। यह एक ऐसा कार्यबल सुनिश्चित करता है जो तकनीकी प्रगति को अपना सकता है एवं अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकता है। ऐसे में सभी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराए जाने जैसी स्थितियां प्रदान करने से जहां हर किसी को अपनी ओर से इसमें योगदान करने का अवसर मिल सकता है, वहां सरकारें अधिक नवीन और गतिशील व्यापार परिदृश्य को बढ़ावा दे सकती हैं और जिससे अंततः आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिल सकता है और स्थायी आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन। रणनीतिक निवेश और तकनीकी प्रगति को अपनाना आर्थिक विकास के आगे के इंजन के रूप में कार्य करता है। सरकारें प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसी महत्वपूर्ण संभावनाओं वाले उच्च विकास वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकती हैं और उनके विकास में रणनीतिक रूप से निवेश कर सकती हैं और ये क्षेत्र उत्पादकता लाभ को अनलॉक करने और लंबे समय में स्थायी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीक को अपनाने से उद्योगों में क्रांति आ सकती है, पूरी तरह से नए अवसर पैदा हो सकते हैं और नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है। वास्तव में आप देखिए, समावेशी विकास हासिल करने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकारी व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को एक साथ लाती है। इस साझेदारियां संसाधनों का लाभ उठाती हैं और विशेषज्ञता साझा करती हैं और जटिल सामाजिक चुनौतियों से निपटती हैं जो आर्थिक प्रगति में बाधा बन सकती हैं। इसमें आप देखिए, आधारभूत ढांचे के विकास परियोजनाओं पर सहयोग करना अथवा सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए काम करना शामिल हो सकता है और योग्यता आधारित नीतियों को प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होता है कि अवसर कौशल व क्षमताओं के आधार पर आवंटित किए जाते हैं और विशेषाधिकार के आधार पर नहीं। सामाजिक हितों का ध्यान। आजकल मतदाताओं में राजनीतिक उत्साह चरम पर है। निश्चित रूप से चुनाव प्रचार के तमाशे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर ऐसे दौर में जहां मुफ्त और सब्सिडी के वादे प्रचुर मात्रा में हो रहे हैं और अनेक राजनीतिक दल अल्पकालिक उपहारों से मतदाताओं को लुभाकर वोट पाने की होड़ में रहते हैं। लेकिन चिंताजनक यह है कि अक्सर यह दीर्घकालिक टिकाऊ विकास की कीमत पर होता है और अधिकांश राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र ऐसी प्रतिज्ञाओं से भरे होते हैं जो कहीं से भी व्यवहारिक प्रतीत नहीं होते हैं और इससे आप देखिए अल्पकालिक की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और जिससे व्यापक सामाजिक हित कमजोर होते हैं। ऐसे में यह मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे अल्पकालिक लोक लुभावनवाद के झांसे को खारिज करें और समाज के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाले विकल्प को चुनें और अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करके मतदाता शासन को एक ऐसे पथ की ओर ले जा सकते हैं जो मुफ्त और सब्सिडी के क्षणिक आकर्षण से परे है। और देखिए, हम मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी ना भूलें तो और बेहतर लोकतंत्र को बनाया जा सकता है। अब आप कहते हैं कि देखिए, पैसे वालों का चुनाव होता है, इसमें आप देखिए माफिया इस तरह के लोग होते हैं जो दागी होते हैं, वही चुनाव जीत पाते हैं। या फिर आप देखते हैं फ्री की जो बात करता है वही चुनाव जीत पाता है। अरे भाई, हम लोग आप देखें, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, जाति पाति की बात हो रही है, इसी तरह के मुद्दे हमारे यहाँ रहते हैं। शिक्षा का मुद्दा क्यों नहीं रहता है, रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं रहता है, स्वास्थ्य का मुद्दा क्यों नहीं रहता है, महंगाई गरीबी का मुद्दा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इस पर हम लोग वोट ही नहीं देते हैं। अगर एक बार हम लोग वोट देना शुरू कर दिए तो इन नेताओं की एक तरह से मजबूरी बन जाएगी और हम लोगों ने, अगर आप देखिए, दागी जो चेहरे रहते हैं उन्हें ना वोट हम देना शुरू कर दें, उन्हें वोट ही ना दें हम, तो आप देखिए उनकी भी मजबूरी बन जाएगी कि उन्हें एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति उतारना पड़ेगा चुनाव में। समृद्धि की कुंजी आर्थिक विकास। तो हमारे देश की बढ़ती युवा जनसंख्या और अनगिनत प्रतिभाओं के साथ हमारे देश की जनसांख्यिकीय संरचना भविष्य के लिए अपार संभावनाएं रखती है। हालांकि यह क्षमता तब तक अप्रयुक्त रहती है जब तक कि मजबूत आर्थिक विकास के साथ रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा ना हो। यह केवल आप देखिए जनसांख्यिकीय लाभ का मामला नहीं है, यह निरंतर आर्थिक विस्तार के माध्यम से इस जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के बारे में है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्पष्ट है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था फलती फूलती है वैसे वैसे यह विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पैदा करती है और व्यक्तियों और परिवारों को गरीब से
गरीबी से बाहर निकालती है। इसके अलावा आप देखिए उत्साही अर्थव्यवस्था नवाचार, उद्यमशीलता और निवेश को बढ़ावा देती है, जिसमें समृद्धि का एक अच्छा चक्र बनता है जो समाज के हर वर्ग में व्याप्त है। आर्थिक विकास केवल भौतिक समृद्धि के बारे में नहीं है, यह मानव विकास की व्यापक धारणा को भी रेखांकित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच एक मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को स्थायी रूप से वित्त पोषित कर सकती है। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में आप देखते हैं कि कार्य करता है। हालांकि आर्थिक विकास को समावेशिता एवं स्थिरता के विचारों से भी संबित किया जाना चाहिए। समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ समान रूप से वितरित हों और जिससे समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना छूटे। इसमें हाशिए पर विद्यमान समुदाय को सशक्त बनाना, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना शामिल है। इस प्रकार पर्यावरण को सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करने के लिए सतत विकास आवश्यक है। अल्पकालिक लाभ पर दूरदर्शी ध्यान पारिस्थितिक क्षरण का कारण बन सकता है, दीर्घकालिक समृद्धि की नींव को कमजोर कर सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और यह जबकि जीडीपी द्वारा मापी गई आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सच्ची सामाजिक प्रगति तब हासिल होती है जब आप देखिए हम एक स्वस्थ, खुशहाल और न्याय संगत समाज का निर्माण करते हैं। इसका मतलब यह है सुनिश्चित करना है कि हर किसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को। अच्छा कॉलम लिखा गया। इस तरह के एडिटोरियल हों जो आपके लिए काम आ सकते हैं। कार में लंच, खरी खरी तंज कसे जा रहे हैं, चुनाव की बात हो रही है। पीएचडी से संबंधित बदलाव ये क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो आप देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे लिखिए। कई बार हम लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं, आप लोग जवाब दिया करिएगा जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यूजीसी ने हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट जून 2024 की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना ऐसे समय में जारी की गई जब चंद दिनों पूर्व यूजीसी ने नेट परीक्षा से जुड़े कई अहम बदलाव किए थे। इन बदलावों का उद्देश्य उच्च शिक्षा की स्थिति और शोध गुणवत्ता में सुधार लाना है। एनटीए द्वारा नेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है और इस परीक्षा का महत्व इस रूप में है कि देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न्यूनतम पात्रता नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होना रखा गया है। पीएचडी में नामांकन के लिए भी यह एक जरूरी पात्रता होती है। उच्च शिक्षा के भविष्य देखने वाले युवाओं के लिए यह एक अहम शैक्षणिक पड़ाव होता है और इस वर्ष यूजीसी नेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। इसके पहले 2017 में यह बदलाव किया गया था। नेट की परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन इस बार से इस ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। अब उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी, कंप्यूटर उपकरण के अपर्याप्त रखरखाव और बिजली की बाधा जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और नेट परीक्षा से जुड़ा एक बदलाव इस रूप में भी किया जा रहा है कि पहले केवल स्नातकोत्तर पास करने वाले छात्र ही इस परीक्षा में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक कर रहे अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकेंगे और ऐसे उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए। ये छात्र किसी भी विषय में नेट की परीक्षा दे सकते हैं और जिसमें भी पीएचडी करना चाहते हैं, भले ही उन्होंने 4 वर्षीय स्नातक डिग्री किसी भी विषय में प्राप्त की हो। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव नेट परीक्षा के परिणाम की प्रकृति से जुड़ा है। पहले केवल नेट और जेआरएफ 2 वर्गों में इसके परिणाम जारी किए जाते थे। नेट क्वालिफाई करने वाले छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता रखते थे और पीएचडी में भी नामांकन के लिए योग्य समझे जाते थे। वहीं दूसरा वर्ग जेआरएफ का था, जिसे उपरोक्त 2 सुविधाओं के अतिरिक्त अधिकतम 5 वर्ष तक प्रत्येक महीने फेलोशिप प्रदान की जाती थी। हालांकि नेट और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने के बावजूद विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन के लिए उन्हें पृथक पृथक प्रवेश परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। लेकिन यूजीसी के नए बदलाव के तहत पीएचडी में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और अब नेट के स्कोर के आधार पर किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के परिणाम 3 वर्गों में जारी किए जाएंगे। पहले वर्ग में सर्वाधिक परसेंटाइल पाने वाले अभ्यर्थी होंगे, जिन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता और पीएचडी में एडमिशन की पात्रता भी हासिल होगी। वहीं दूसरे वर्ग में आप देखिए ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें फेलोशिप के योग्य नहीं समझा जाएगा, लेकिन वे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पीएचडी में एडमिशन की पात्रता रखेंगे। वहीं तीसरे वर्ग में चयनित अभ्यर्थी को ना तो फेलोशिप का लाभ मिलेगा और ना ही वे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता रख पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी केवल
पीएचडी में एडमिशन के लिए योग्य माने जाएंगे। और इसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव इस रूप में है कि पहले नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता जीवन भर के लिए मान्य होती थी, लेकिन अब दूसरी व तीसरी श्रेणी में चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष के भीतर इसका लाभ उठाना होगा, अन्यथा उनकी पात्रता रद्द हो जाएगी। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इससे छात्रों की परेशानियां कम हो सकती हैं, और इस संबंध में पहला तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे छात्रों को पीएचडी में एडमिशन के लिए भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। और यह सही भी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा भले समाप्त हो गई हो, लेकिन पीएचडी में एडमिशन की जो व्यवस्था बनाई गई है वह भी निष्पक्ष प्रतीत नहीं होती है। अब पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट स्कोर को 70% के एवज में माना जाएगा। शेष 30% अंक विश्वविद्यालय के पास होंगे, जो इसके लिए साक्षात्कार का आयोजन करेगा। विश्वविद्यालय को मिले इसी 30 अंकों में अक्सर धांधली होती है और कई बार योग्य अभ्यर्थी एडमिशन नहीं ले पाते हैं। हालांकि इस बदलाव का सबसे बड़ा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कुछ अंकों से नेट क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता था। कहा जा सकता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को संतावना पुरस्कार के रूप में तीसरी कैटेगरी दी जाएगी, जिससे वे कम से कम पीएचडी में एडमिशन ले सकें। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि यूजीसी द्वारा किए जा रहे बदलाव देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने में सहायक साबित होंगे। शोध में गुणवत्ता लाने के लिए योग्य उम्मीदवारों को मौका देना आवश्यक है। शोध की दिशा में ठोस काम करने की दरकार है। शोध ऐसा हो जो आमजन के जीवन को सुधारने में सहायक हो। शोध महज औपचारिक ना हो, बल्कि उसकी गुणवत्ता देश को नई दिशा देने में समर्थ होना चाहिए। इस दिशा में युवाओं को ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छी बात है। ये लिखा किसके द्वारा गया? सुधीर कुमार, सीनियर रिसर्च फेलो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो ये आप देखेंगे दैनिक जागरण के जो संपादकीय पार्ट रहता है वो कवर होता है। और जनसत्ता का आप लोगों ने कहा था कि आर्टिकल देख लेना चाहिए, कोई महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहता है, तो मुझे लगता है जो उसे मैं कवर कर लेता हूं। ये आप देखिए, तपती धरती और बढ़ती दुश्वारियां, काम का है ये आर्टिकल। क्या है? काम का है ना। अब आप देखिए, यह वर्ष गर्मी के कीर्तिमान तोड़ रहा है। दुनिया के कई हिस्से अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में हैं, और इसमें दक्षिणी गोलार्ध जहां गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध जहां सर्दी होती है, दोनों शामिल हैं। जापान, केन्या, नाइजीरिया, ब्राजील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में पिछले कुछ हफ्तों में अत्यधिक तापमान रहा है। औसत 20 डिग्री तापमान वाले देशों में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाना किसी त्रासदी से कम नहीं है। यहाँ तक कि महासागरों का तापमान भी पहले कभी इतना नहीं देखा गया। यह तीव्र तूफानों को बढ़ावा दे सकता है, और अगर वर्तमान स्थितियां 2023 की मौसम संबंधी चरम स्थितियों की प्रतिध्वनि लगती हैं, तो इसलिए उसके पीछे कई कारक यथावत बने हुए हैं। दुनिया अभी अल नीनो की चपेट में है, जो प्रशांत महासागर के तापमान चक्र गर्म चरण है। अल नीनो दुनिया भर में गर्मी को बढ़ाता है, खासकर नवंबर और मार्च के बीच। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया कि दुनिया पिछले आकलन के हिसाब से वर्ष 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो सकती है। आने वाले समय में आप देखिए, भारत को न सिर्फ लगातार तेज गर्मी, बल्कि अत्यधिक वर्षा और अनिश्चित मानसून के साथ साथ मौसम संबंधी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करना भारत जैसे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहले ही चक्रवात, तूफान, बाढ़, सूखा और लू आदि में बढ़ोतरी हो रही है। और जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का गर्म होना पूरे विश्व में या फिर पूरे वर्ष में समान नहीं है। और आप देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र शेष विश्व की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं। पिछले वर्ष प्रकाशित 5वीं राष्ट्रीय जलवायु आकलन रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कई उत्तरी राज्यों में सर्दियां दुगनी तेजी से गर्म हो रही हैं, और दक्षिण में भूमि की तुलना में अधिक महासागर हैं, और महासागर गर्मी को अवशोषित करते हैं और तापमान के उतार चढ़ाव के लिए बफर के रूप में कार्य करते हैं। और इसलिए सर्दियां आमतौर पर बहुत अधिक ठंडी नहीं होती, और गर्मी अक्सर प्रचंड स्तर पर तक नहीं पहुंचती। मगर पिछले वर्ष से दुनिया भर के महासागर असामान्य रूप से गर्म हो रहे हैं, और भूमध्य रेखा के पास विश्व के महासागरों का तापमान अभी उच्च स्तर पर बना हुआ है। गर्मी को अवशोषित करने के अलावा महासागर लगभग 30% कार्बन उत्सर्जन को सोख लेते हैं। उच्च तापमान और अधिक कार्बन और डाइऑक्साइड का संयोजन पानी के रसायन को बदल रहा है। हाल के महीनों में इससे मूंगा चट्टानों जैसे नाजुक परिस्थिति के तंत्र को खतरा पैदा हो गया है।
और विश्व की सभी बड़ी पर्वतमालाएं आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, अलास्का, हिमालय बर्फ विहीन होती जा रही हैं। हमेशा बर्फ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका 150 से 200 घन किलोमीटर बर्फ हर वर्ष खो रहे हैं। और पृथ्वी के महासागर जीवाश्म ईंधन जलने से गर्म हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि ध्रुवीय छोर पर समुद्री बर्फ खो रहे हैं। अंटार्कटिका समुद्र और आकाश दोनों को प्रभावित करता है। जैसे जैसे इसके चारों ओर का पानी जमता और पिघलता है, इसके ग्लेशियर समुद्र में पिघलते हैं। ये अच्छे समुद्री धाराओं में पोषक तत्वों के प्रवाह को बदलता है, दुनिया भर में बादलों और वर्षा के आकार को आकार देता है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो इससे दुनिया भर में समुद्र का स्तर 60 मीटर से अधिक बढ़ सकता है। और इधर ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2023 में नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अब भी प्रति सेकंड 1337 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन होने के बावजूद हम इतनी तेजी से उत्सर्जन में कमी नहीं कर पा रहे हैं कि जलवायु संबंधी खतरों को उस स्तर के भीतर रख सकें जिससे हमारे स्वास्थ्य प्रणालियां निपट सकें। और पश्चिमी देश इस समस्या को लेकर कितने उदासीन हैं, यह इस तथ्य से पता चलता है कि वर्ष 1750 से 2022 के बीच वायुमंडल में उत्सर्जित 1.5 लाख करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 90% हिस्सा यूरोप और उत्तरी अमेरिका का रहा। आज भी ये औसत अमेरिका हर वर्ष वायुमंडल में 14.5 मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जित करता है, जिसकी तुलना में एक औसत भारतीय का सालाना उत्सर्जन 2.9 मीट्रिक टन है। अगर कुछ देश जानबूझकर ग्रीन हाउस गैसों के साथ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका प्रभावित हो रहा है, तो इसके मायने यही है कि संधि प्रोटोकॉल का उसके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र को इसके बारे में कुछ ठोस सोचना करना होगा। गौरतलब है कि विकसित देशों के लिए शुद्ध सकल शून्य लक्ष्य हासिल करना उन पूर्व उपनिवेशों की तुलना में कहीं अधिक आसान है जो अभी अपने औद्योगिक विकास चक्र के बीच में ही है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को अपनाए हुए लगभग एक दशक हो गया है। समझौते में सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देशों को 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी है, जो सदी के मध्य तक आप देखिए शुद्ध शून्य तक पहुंच जाएगी। मगर हम विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक विश्लेषण के अनुसार 2023 में ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन में 41 करोड़ मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। यह लगभग 1000 से अधिक नए गैस चलित बिजली संयंत्रों से होने वाले वार्षिक प्रदूषण के बराबर है। बढ़ते ताप के अन्य दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। 1991 से 2000 की तुलना में 2013 से 2022 में 65 वर्षीय आयु के लोगों में गर्मी से संबंधित मौतों में 85% की वृद्धि हुई है, जो तापमान बदलाव न होने पर अपेक्षित 38% वृद्धि से काफी अधिक है। वर्ष 2022 में आप देखिए चरम मौसम की घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान का कुल मूल्य 264 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जो 2010 से 2014 की तुलना में 23% अधिक है। गर्मी के संपर्क में आने से 2022 में वैश्विक स्तर पर 490 अरब संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ है। 1991 से 2000 से लगभग 42% आप देखते हैं कि वृद्धि हुई है। और निम्न 6.1% और मध्यम आय 3.8% वाले देशों में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ये नुकसान तेजी से आजीविका को प्रभावित और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने उबरने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। ये प्रश्न यह भी है कि क्या 2024-30 वर्ष की तुलना में तापमान की नई ऊंचाइयां पर पहुंचेगा। NOAA ने अनुमान लगाया कि 20% संभावना है कि 2024 सबसे गर्म वर्ष होगा और 99% संभावना है कि इस 5 में सुधार होगा। अच्छा कॉलम लिखा गया। अब आप लोग कहते हो ना कि एडिटोरियल का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, निबंध में, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं कि तापमान जो बढ़ रहा है इसके अगर आपको नकारात्मक क्या इसकी प्रभाव पड़ सकते हैं, तो ये जो बताया गया ना इनका उल्लेख आप वहां कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यह है आपके संपादकीय पाठ की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।